हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने चैनल एडुटेनमेंट पर। आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। तो जैसे कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग बहुत जल्द आप लोगों की कोर्ट अटेंडेंट की क्लासेस स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो पूरे एग्जाम सेट की तरह हम लोग आज 25 क्वेश्चन कवर करेंगे इस वीडियो में। खासकर TSSSB में पॉलिटी सेक्शन जो आप लोगों का जीके जीएस का होता है ना, इसके अंदर पॉलिटी सेक्शन से हम लोग शुरुआत कर रहे हैं। इसके अंदर हमारी रहेगी आज क्लास 1 और 25 क्वेश्चन आप लोगों को उस लेवल के मिलेंगे जो आप लोगों के एग्जाम के पेपर में पिछले सालों में पूछे गए हैं। या रिसेंटली हम लोग बात करें आप लोगों के फरवरी से भी जो लास्ट आप लोगों का एमटीएस चल रहा है, ठीक है, इस टाइप के आप लोगों के क्वेश्चन है। तो इस वीडियो को आप सभी लोग लास्ट तक देखिएगा, मज़ा पूरा आने वाला है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। और बाकी टेलीग्राम चैनल पर आप लोगों को इसकी पीडीएफ देखने को मिल जाएगी, तो आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन के अंदर देखने को मिल जाएगा। तो चलिए जी स्टार्ट करते हैं। और मुर्दों की तरह इसको मत देखना, ठीक है। आप लोग कमेंट करते चलिएगा कि इसका आंसर क्या है, इसका आंसर क्या है। तो उससे क्या है ना कि आप लोग बोर नहीं होगे वीडियो में, ठीक है। तो सबसे पहला क्वेश्चन जो हमारे पास आता है वो है ये। थोड़ा पेन में चेंज कर लेता हूँ बस। बताइए, आप लोगों से पूछा है कि किस संविधान संशोधन ने अनुच्छेद 131 ए को निरस्त कर दिया, जिसने सर्वोच्च न्यायालय को केंद्रीय कानूनों की वैधता पर निर्णय लेने की विशेषता दी थी। Which constitutional amendment repealed Article 131A, which gave the Supreme Court exclusive power to decide on the validity of the central law? तो इस क्वेश्चन से आप लोगों को क्या पता चला कि आर्टिकल 131A है क्या, ये चीज पता चली ना। तो आर्टिकल 131A क्या है? आर्टिकल 131A ने सर्वोच्च न्यायालय को केंद्रीय कानूनों यानी कि जो आप लोगों के सेंट्रल लॉज हैं उनकी वैलिडिटी डिसाइड करने की एक्सक्लूसिव पावर दी है। ठीक है। अब क्वेश्चन आप लोगों से इस तरीके से पूछ सकता है कि यहाँ सुप्रीम कोर्ट ना दे के या हाई कोर्ट दे दे, तो वो गलत हो जाए। आर्टिकल 131 सुप्रीम कोर्ट को पावर देता है, ना कि आप लोगों के हाई कोर्ट। अब ये चीजें किस अमेंडमेंट से जोड़ी गई थी, ये आप लोगों ने बताना है। बताइए। तो देखो, ये जो आर्टिकल 131A है, इसको 43वें संविधान संशोधन से जोड़ा गया था। अगर मैं बात करूं कि 43 जो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है ये किस वर्ष हुआ था, तो ये आप लोगों का था 1977 1977 में। ठीक है जी। अब आर्टिकल 131 यदि आप लोगों से पूछ ले क्वेश्चन में, है ना, अगर आप लोगों से पूछ ले कि भाई आर्टिकल 131 क्या होता है, ये तो 131A है, 131 क्या होता है, पता है किसी को? देखो, आर्टिकल जो 131 है वो डिफाइन करता है ओरिजिनल एंड एक्सक्लूसिव जुडिडिक्शन ऑफ द सुप्रीम कोर्ट, सेंटर वर्सेस स्टेट, स्टेट वर्सेस स्टेट, है ना। ये है आप लोगों का आर्टिकल 131। और बाकी बेसिक चीजें आप लोग जानते होंगे कि जो सुप्रीम कोर्ट है आप लोगों का पार्ट 5 के अंदर आता है ना। हाई कोर्ट है आप लोगों का पार्ट 6 के अंदर आता है। सुप्रीम कोर्ट के जो आर्टिकल्स है 124 से 147 तक स्टार्ट खत्म होते हैं, मतलब इनके बीच के होते हैं, मतलब ये होते हैं। और हाई कोर्ट की बात करें तो ये आप लोगों की 214 से लेके 231 तक होते हैं, ठीक है। और जुडिशियल रिव्यू आप लोगों को यूनाइटेड स्टेट से लिया गया। ये सारी चीज़ें बेसिक हैं। अगर आप लोग चाहेंगे तो इनको भी हम लोग नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में कवर कर लेंगे, जिससे आप लोगों को एक अच्छा खासा इनका रिविजन भी चलता रहेगा, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे पास आता है ये। बताइए जी। क्वेश्चन नंबर सेकंड में आप लोगों से पूछा है कि भाई अनुच्छेद 263 है, जो कि आप लोगों का इंटरस्टेट काउंसिल की बात करता है। तो इसमें आप लोगों से पूछा है कि इनको स्थापित करने का, बेसिकली इंटरस्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास, प्राइम मिनिस्टर के पास, राष्ट्रपति जी के पास, या चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के पास? बताइए, किसके पास पावर होती है आर्टिकल 263 की? तो आर्टिकल 263 में जो है आप लोगों की पार्लियामेंट के पास पावर होती है, ठीक है। कि पेन का साइज ज्यादा बड़ा सा नहीं हो रहा, अब ये कहाँ से कम होगा, इतना बहुत है, हाँ इतना बहुत है। तो ये जो है आप लोगों के पास, ये पार्लियामेंट के पास आप लोगों की पावर होती है इंटरस्टेट काउंसिल को स्टैब्लिश करने की। और एक आप लोगों को रिसेंटली किस्सा सुनाता हूँ। किस्सा क्या, आप लोगों के लिए इन्फॉर्मेशन है। इन्फॉर्मेशन भी क्या मतलब, ये है कि अबे रिसेंटली क्या हुआ था ना कि हम दो चार लोग दोस्त लोग थे, तो हम लोग राष्ट्रपति भवन गए थे, ठीक है। प्रेसिडेंट ऑफिस गए थे, राष्ट्रपति भवन गए थे। तो आप लोगों के लिए बस यही है कि कुछ
मतलब कुछ किया, ज्यादातर तो ये लगता है कि हम लोग राष्ट्रपति विजिट नहीं कर सकते। तो देखो इसकी एक ऑफिशियल वेबसाइट है, वहां से जाके आप लोग 50 रुपए का इसका एक टिकट मिलता है, वो आप लोग परचेज करके प्रेसिडेंट ऑफिस पूरा एक्सप्लोर कर सकते हैं। वहाँ आप लोगों को गाइड आप लोगों को अलॉट करे जाएंगे, वो आप लोगों को बताएंगे कि क्या चीज़ें कैसी हैं। तो जब आप लोग अंदर प्रेसिडेंट ऑफिस के अंदर जाओगे ना, अंदर राष्ट्रपति भवन के अंदर जब आप लोग जाएंगे, तो आप लोगों को ना मतलब एक तरीके से ऐसी पावर सी, और मतलब ऐसा प्राउड सा फील होगा कि भाई यहाँ से हमारा पूरा देश जो है चलता है। कि डिप्लोमेट जो आते हैं, मतलब जो विदेशों से जो आते हैं, वो कहाँ बैठ के खाना खाते हैं, मैडम जो हमारी द्रौपदी मुर्मू जी हैं वो कहाँ पर मीटिंग करती हैं, है ना, वो कहाँ पर बेसिकली रहती है। मतलब जब आप लोग वहां से एक्सप्लोर करेंगे ना, तो आप लोग उनके घर के बाहर से जाएंगे, घर के अराउंड उनके मतलब रूम के बाहर से गुजरेंगे, मतलब पूरा मजा आता है। तो आप लोग जाइएगा, एक्सप्लोर कीजिएगा। ऑफिशियल वेबसाइट है राष्ट्रपति भवन की, तो वहां से आप लोग इन टिकट को लीजिएगा और आराम से जाइएगा, इतनी भीड़ वगैरह कुछ नहीं होती है, और मजा आता है। मतलब हर जगह सिक्योरिटी चेक हो रही है ना, और मतलब बड़े बड़े आर्मी के पर्सनल हैं, उनकी गाड़ियां गुजर रही हैं, तो पूरी पावर फील होती है। पावर तो क्या, मतलब प्राउड फील होता है। तो ये था आप लोगों का आर्टिकल 263। ठीक है, अगर मैं इसकी फॉर्मेशन की बात करूं, तो ये जो हमारा इंटरस्टेट जो काउंसिल था, उसको रिकमेंड करा था सरकारिया कमीशन ने। किसने जी? सरकारिया कारिया कमीशन ने इसको रिकमेंड करा था। और जो सरकारिया कमीशन ने कब किया था? 1983 में। ठीक है, चलिए आगे बात करते हैं। देखो थोड़ा सा आप लोगों को बड़ा बड़ा दिख रहा होगा, बड़ा बड़ा यही है कि अभी थोड़ा रिसोर्सेज की कमी है, और इसको आप लोग ही दूर करेंगे, और कैसे करेंगे वो आप लोग मैच्योर है। हाँ, क्या करना है, बस वीडियो को इधर उधर फैला दो। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, क्वेश्चन नंबर थर्ड। इसमें आप लोगों से पूछा है कि भाई जो जुडिशियल रिव्यू है भारतीय कॉन्स्टिट्यूशन में, ये हमने कहाँ से लिया है जुडिशियल रिव्यू। तो अभी मैंने आप लोगों को बताया था कि जो आप लोगों का जुडिशियल रिव्यू होता है, वो हमने कहाँ से लिया है? वो हमने लिया है जुडिशियल रिव्यू यूनाइटेड स्टेट्स से। कहाँ से लिया है? यूनाइटेड स्टेट्स से। क्लियर बातें? और एक चीज और बताओ, अभी मैंने आप लोगों को बताया था, कमेंट करके बताना कि सुप्रीम कोर्ट आप लोगों के कॉन्स्टिट्यूशन के किस भाग के अंदर आता है। कमेंट करके बताइएगा इसके बारे में। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर कौन सा आ गया? क्वेश्चन नंबर हमारे पास आता है फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ क्वेश्चन की बात करें तो विच कमीशन रिकमेंड द फॉर्मेशन ऑफ इंटर स्टेट काउंसिल। अभी मैंने आप लोगों को बताया था, तो देख रहे हो आप लोगों को रिवीजन भी साथ के साथ चल रहा है। आप लोगों से पूछा है कि किस आयोग ने अंतरराज्य परिषद के गठन की सिफारिश करी थी। तो सिंपल है, आप लोगों के इंटरस्टेट काउंसिल सरकारिया कमीशन ने इसकी सिफारिश करी थी। इसको स्टैब्लिश करने की अथॉरिटी किसके पास होती है? पार्लियामेंट के पास होती है। सरकारी कमीशन ने कब करी थी? 1983 के अंदर करी थी। अब आप लोगों से एक क्वेश्चन और है कि हमारे कितने रीजन या काउंसिल है ना, कितने हमारे जोनल काउंसिल्स हैं? तो बता देता हूँ, 5 ही हैं आप लोगों के। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ हमारे पास आता है, आप लोगों से पूछा है कि हु सर्व्स एज द चेयरमैन ऑफ द इंटरस्टेट काउंसिल। अंतरराज्य परिषद के अध्यक्ष के रूप में कौन कार्य करता है? राष्ट्रपति जी करते हैं, यूनियन होम मिनिस्टर जी करते हैं, या आपके प्रधानमंत्री जी करते हैं, या वाइस प्रेसिडेंट करते हैं? इंटरस्टेट काउंसिल में जो अध्यक्ष हैं वो कौन होते हैं, ये आप लोगों से पूछा है। बताइए, थोड़ा समय लीजिए, बताइए बताइए इंटरस्टेट काउंसिल के चेयरमैन कौन होते हैं? तो इंटरस्टेट जो काउंसिल है, अंतरराज्य परिषद, जिसके बारे में बेसिकली मैंने आप लोगों को सारी चीजें बता दी हैं, तो इसके जो चेयरमैन होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। अरे भैया, ओ भैया इधर आ जाओ। आपके जो इंटरस्टेट काउंसिल के होते हैं वो होते हैं प्रधानमंत्री। ठीक है, और क्या बताएं इसके बारे में, और तो ऐसा कुछ है नहीं। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की बात करते हैं। अभी आप लोगों से मैंने बताया भी था कि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत कितने क्षेत्रीय परिषदें, जोनल काउंसिल स्थापित करी गई हैं? 4 हैं, 5 हैं, 6 हैं, या 7 हैं? बताइए। तो आंसर होगा आप लोगों का 5। तो आप लोगों के टोटल 5 जोनल काउंसिल्स हैं। और तो जो आप लोगों के जो जोनल काउंसिल्स हैं, अगर आप लोगों से पूछे कि ये किस एक्ट के थ्रू आप लोगों के बनाए गए थे, तो यहाँ पर मेंशन है स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 1956 के अंदर। ठीक है, अगर आप लोगों से पूछे कौन कौन से 5 हैं, हालांकि आप लोगों से
मतलब स्टेट्स देके तो नहीं पूछेगा, लेकिन पूछ ले तो क्या होगा। तो एक तो आप लोगों को आता है नॉर्दर्न, ठीक है, एक आप लोगों का आता है सेंट्रल, एक आप लोगों का आता है ईस्टर्न, एक आप लोगों का आता है वेस्टर्न, एक आप लोगों का आता है साउदर्न। ठीक है। अब नॉर्दर्न के अंदर आप लोगों के कौन कौन से आएंगे? हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, दिल्ली, चंडीगढ़, जम्मू कश्मीर। वहीं मैं सेंट्रल की बात करूं तो सेंट्रल मैप में चले जाना एकदम से, सेंट्रल में आप लोगों के छत्तीसगढ़, एमपी, है ना, ये आ जाते हैं। वहीं मैं ईस्टर्न की बात करूं तो इसमें आप लोगों के बिहार, झारखंड, उड़ीसा, ये आ जाते हैं। और भी हैं इसमें, ऐसा नहीं है। वेस्टर्न की बात करें तो वेस्ट में कौन सा? गोवा, गुजरात, महाराष्ट्र। साउदर्न की बात करें तो आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, इस तरीके से। ठीक है। जो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास आता है, ये है कि आप लोगों से पूछा है कि हु इज द चेयरमैन ऑफ ऑल जोनल काउंसिल्स इन इंडिया। भारत में सभी क्षेत्रीय परिषदों के अध्यक्ष कौन होते हैं? ये आप लोगों से पूछा है, बताइए क्या होगा। तो जो जोनल काउंसिल की यदि बात करते हैं तो इसमें आप लोगों के होम मिनिस्टर होते हैं, इसमें जो है आप लोगों के होम मिनिस्टर होते हैं। और बाकी आप लोगों से इंटर स्टेट काउंसिल की बात करें तो उसमें आप लोगों के प्रधानमंत्री साहब होते हैं। ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 हमारे पास आता है, इसमें आप लोगों से पूछा है कि जीएसटी परिषद में केंद्र सरकार के वोट का वेटेज कितना होता है? इन द जीएसटी काउंसिल व्हाट इज द वेटेज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट वोट? बताइए, बताइए। देखो, अगर मैं जीएसटी काउंसिल की बात करूं तो जीएसटी काउंसिल आप लोगों का, आप सभी लोग जानते हैं कि 101, ये जीरो है, 101 आप लोगों का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था 2016 में। तो उसने जीएसटी काउंसिल को एस्टैब्लिश करा था। आर्टिकल 279A के अंदर ये चीज़ें आती हैं। ठीक है। इसको चेयर कौन करता है? यूनियन फाइनेंस मिनिस्टर होते हैं, या आप सभी लोग जानते हैं। वोटिंग मेजोरिटी की बात करें तो इसमें आप लोगों की 75% आप लोगों का मतलब वोटिंग जो होती है, मतलब अगर कोई निर्णय लिया जाना है तो उसमें 75% उसकी मेजोरिटी होनी चाहिए। और जीएसटी के रेट्स आप सभी लोग जानते हैं, एक 0% की स्लैब होती है, एक 5% की स्लैब होती है, एक 18% की स्लैब होती है, वो एक आप लोगों की 40% की भी स्लैब होती है। तो जो 40% की स्लैब्स होती हैं, जो थोड़े से जो लग्जरी जो गुड्स होते हैं, है ना, उनकी होती है। तो ये शॉर्ट सारी बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को इसकी बता दी हैं। अब आप लोगों से पूछा है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का कितना वेटेज होता है, तो ये होता है 1/3, 33.33%। ठीक है। और वहीं में स्टेट गवर्नमेंट की बात करूँ तो ये होता है 66.67%। अगर स्टेट गवर्नमेंट का पूछे तो 66.67% आप लोगों का होता है। ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की बात करते हैं, ये भी आप लोगों का जीएसटी का ही है। आप लोगों से पूछा है कि जीएसटी परिषद को निर्णय पारित करने के लिए आवश्यक न्यूनतम बहुमत क्या है? अभी मैंने आप लोगों को बताया था ना अभी। तो ये है आप लोगों को 75% डिसीजन लेने के लिए 3/4, 3/4 आप लोगों का मेजोरिटी होनी चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद यह सुनिश्चित करता है कि राष्ट्रपति या राज्यपाल की पूर्व सिफारिशों की कमी के कारण कोई कानून अमान्य नहीं होगा? Which article of the Indian Constitution ensures that a law is not invalid merely due to lack of prior recommendation from the president or governor? बताइए, बताइए। तो इसका सही आंसर होगा आप लोगों का आर्टिकल 255। तो आर्टिकल 255 बेसिकली यही कहता है कि अगर कोई लॉ पास कर दिए जाते हैं पार्लियामेंट या लेजिस्लेचर से तो वो वैलिड रहेगा। अगर गवर्नर या प्रेसिडेंट उसको रिकमेंड नहीं करते हैं या मिस हो जाते हैं कुछ प्रोसेसर में, तो वो जो है आप लोगों का जो कानून है वो वैलिड रहेगा। ठीक है। ये चीजें आप लोगों का बताते हैं। चलिए आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 हमारे पास आता है, इसमें आप लोगों से पूछा है कि राष्ट्रीय आपातकाल के दौरान कौन सा अनुच्छेद संसद को राज्य सूची के विषयों पर कानून बनाने की अनुमति देता है? बताइए।
राज्य सूची। देखो आप सभी लोग जानते हैं कि ये जो लिस्ट है, जिसमें एक तो आप लोगों की होती है यूनियन लिस्ट, एक होती है आप लोगों की स्टेट लिस्ट, एक आप लोगों की होती है कॉन्करेंट सूची। ये तीन आप लोगों की सूची होती हैं। ये जो तीनों जो शेड्यूल हैं वो आप लोगों के सेवन्थ जो आप लोगों के शेड्यूल हैं उसके अंदर ही आती हैं। ठीक है। अरे कहाँ से ली गई हैं ये पूछ ले तो ये आप लोगों की ऑस्ट्रेलिया से ली गई हैं। ठीक है, ये सारी बेसिक चीज़ें मैंने आप लोगों को बता दी हैं। तो इसका सही जवाब होगा आप लोगों का आर्टिकल 250। तो आर्टिकल 250 ही संसद को ये पावर देता है कि वो राज्य सूची के विषयों पर कानून बना सकती है, लेकिन केवल नेशनल इमरजेंसी के दौरान। ठीक है। ठीक है, ये सारी चीजें। आर्टिकल 249 बेसिकली एक प्रोसीजर बताता है कि आ, इसमें यही होता है कि इसमें जो है जो रिजोल्यूशन जो पास कराया जाएगा वो राज्यसभा के अंदर स्पेशल मेजोरिटी से होना चाहिए, तभी जाके वो लॉ स्टेट लिस्ट के अंदर बनाए जा सकते हैं। ठीक है जी। और 250 मैंने आप लोगों को बता ही दिया। चलिए आगे बात करते हैं। आप लोगों से पूछा है क्वेश्चन नंबर 12 के अंदर, क्वेश्चन नंबर 12 आप लोगों से पूछा है कि जो कार्नवालिस कोड है किस अधिनियम की विशेषता थी। कार्नवालिस कोड, बताइए। कार्नवालिस कोड के बारे में आप लोगों से पूछा है, बताइए। कार्नवालिस को आप लोग जानते हैं, चार्ल्स कार्नवालिस इनका पूरा नाम था, चार्ल्स कार्नवालिस, है ना। इन्होंने बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स करे थे, जैसे कि परमानेंट सेटलमेंट 1793 सुना होगा आप लोगों ने, बंगाल बिहार उड़ीसा, है ना। चार्ल्स कार्नवालिस आप लोगों के गवर्नर जनरल रहे थे। अगर आप लोगों से पूछ ले कि क्या टाइम पीरियड था, तो वो था 1786 से 1793। इस टाइम पीरियड में आप लोगों के ये चार्ल्स कार्नवालिस गवर्नर रहे थे। तो ये जो फीचर है आप लोगों का चार्टर अधिनियम का है, चार्टर अधिनियम 1793। किधर गया, चार्टर अधिनियम 1793। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की बात करते हैं। 13वां क्वेश्चन आपके पास आता है कि जो भारतीय साक्ष्य अधिनियम है 1872 का स्थान कौन सा नया अधिनियम लेता है 1877 के अंदर। तो ये क्वेश्चन ना आप लोगों के रिपीट होते हैं, खासकर DSSS में तो होते ही हैं। इसको आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगा के भी कर सकते हैं। ठीक है। भारतीय साक्ष्य अधिनियम, ये इंडियन जो एविडेंस एक्ट है ना, ये आप लोगों को ऐसे नहीं लिखा मिलेगा। इंडियन जो एविडेंस जो एक्ट है या मिलेगा, है ना। हिंदी में वैसे नहीं लिखेंगे, इंग्लिश में नहीं लिखेंगे, वो ऐसे लिख के देंगे। तो इसका सही जवाब आप लोगों का होगा भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम। ठीक है जी। आ, और क्या बताना है इसमें, और तो इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं, और इसमें कुछ ऐसा है ही नहीं। बस इसमें आप लोगों से पूछ सकता है कि जो 1872 वाले हमारा जो एविडेंस एक्ट था, ये जो प्रिंसिपल था, ये जो था थोड़ा मतलब डिजिटलाइज नहीं थी इस तरह में चीज़ें, है ना। जो 1872 वाला था मतलब बेसिकली यही है कि इलेक्ट्रॉनिक जो डिजिटलाइजेशन करा है आप लोगों के एविडेंस जो होते हैं, एविडेंस जो रिकॉर्ड्स होते हैं उसके अंदर एक तरीके से डिजिटलाइजेशन करा है। बस इतना ही फर्क आप लोगों को ध्यान में रखना है, ज़्यादा इसमें डीप में नहीं घुसना। चलिए आगे हम लोग बात करते हैं। बताइए बताइए बताइए। और ये 2023 के अंदर आप लोगों का हुआ था चीज़ें। क्वेश्चन नंबर 14 आप लोगों से पूछा है कि जो 7वां संविधान जो संशोधन हुआ था उससे हमने एक आर्टिकल 258 को 258A को जोड़ा था। तो आप लोगों को बताना है कि 258 जो ए है किसकी शक्ति से संबंधित है। मतलब बेसिकली यही है कि 258A किस पावर से डील करता है, किसको पावर देता है बेसिकली, बताइए। बताइए। देखो जो आर्टिकल 258 की बात करूं मैं, आर्टिकल 258 की यदि मैं बात करता हूं तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट को पावर करता है टू डेलीगेट्स इट्स एग्जीक्यूटिव पावर्स टू स्टेट। ठीक है। वहीं अगर मैं बात करूं 258A की, तो ये आप लोगों का स्टेट को पावर देता है। ये जो है आप लोगों का स्टेट को पावर देता है, स्टेट को, स्टेट्स टू डेलीगेट फंक्शन टू द यूनियन। ठीक है। 258 पूछे तो यूनियन को पावर देता है
टू डेलीगेट्स पावर टू स्टेट्स, संघ द्वारा राज्य को शक्तियां सौंपना। और जो 258 ए है, ये राज्यों द्वारा संघ को कार्य सौंपना। और ये सारी चीजें सेवन्थ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से हुई थी, जो कि आप लोगों का हुआ था 1956 में। ठीक है, घबराना नहीं है, इनका हम रिवीजन एक कर लिया करेंगे बीच बीच में। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है आर्टिकल 15। आर्टिकल 15 15 बोल रहा हूँ, क्वेश्चन 15 आप लोगों से पूछा है आर्टिकल 76 क्या है। आर्टिकल 76 आप सभी लोग जानते हैं कि अटॉर्नी जनरल से संबंधित है ना, महान्यायवादी। तो आप लोगों से पूछा है कि अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति कौन करता है, बताइए। जो आप लोगों के अटॉर्नी जो जनरल होते हैं, इनकी नियुक्ति कौन करता है 76। अगर आप लोगों से पूछे कि भाई करंट अफेयर में बेसिकली बन सकता है इस तरह का क्वेश्चन कि प्रेजेंट में कौन है, तो वो आप लोगों के आर वेंकटरमनी है। और पहले वाले तो आप सभी लोग जानते होंगे कि शीतलाबाद जी हैं। ठीक है, इसकी अपॉइंटमेंट कौन करते हैं, ये आप लोगों से पूछा है, बताइए। तो 76 आर्टिकल अटॉर्नी जनरल के होते हैं, और अटॉर्नी जनरल की नियुक्ति हमेशा आप लोगों से पूछेगा प्रेसिडेंट, या आप लोगों को जो है सेलेक्ट करना है। और इसका कार्यकाल पूछे तो वही है कि प्लेजर ऑफ प्रेसिडेंट तक ये चीज़ें चलती हैं, और ये चीज़ें आप लोगों के आर्टिकल 76 सब क्लॉज 4 के अंदर मेंशन है। ठीक है, और पूछ ले कि भाई इसकी एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए, तो इसकी एलिजिबिलिटी वही है कि सुप्रीम कोर्ट के जज बनने की जो एलिजिबिलिटी होती है, वही आप लोगों की इसके अंदर होती है। क्वेश्चन नंबर 16 में आप लोगों से पूछा है कि राष्ट्रपति के चुनाव लड़ने के लिए उम्मीदवार के पास कितनी जमानत की राशि होनी चाहिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है, सिक्योरिटी डिपॉजिट इसके अंदर 15,000 रुपए का होता है। ठीक है, और इसमें जो ऊपर अभी हमने पढ़ा था कि ये जो आर्टिकल 76 है, ये तो आप लोगों के यूनियन का होता है। अगर आप लोगों के स्टेट का पूछ ले, जिसे हम महाधिवक्ता भी बोलते हैं हिंदी में, एडवोकेट जनरल, तो ये आप लोगों का आर्टिकल 165 के अंदर आता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17 बताइए। क्वेश्चन नंबर 17 में आप लोगों से पूछा है कि विच सेक्शन ऑफ द भारतीय नागरिक सुरक्षा अधिनियम बीएनएसएस मैंडेट्स वीडियो रिकॉर्डिंग ऑफ सर्च एंड सीजर्स। भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता बीएनएसएस की कौन सी धारा तलाशी और जब्ती की वीडियो की रिकॉर्डिंग को अनिवार्य बनाती है, बताइए कौन सी धारा है। तो ये है आप लोगों का सेक्शन 105। देखो कुछ बेसिक से सेक्शन है, उनको आप लोग एक बार ध्यान कर लीजिएगा। जैसे आप लोगों का सेक्शन 50 है, सेक्शन 50 की बात करूं तो इसमें यही है कि जिस पर्सन को वो अरेस्ट कर रहे हैं, तो उसे इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि भाई तुझे अरेस्ट क्यों किया जा रहा है। और अगर आप लोगों से पूछे कि सेक्शन 62 के अंदर क्या है, तो ये समन से संबंधित है। और सेक्शन 105 मैंने आप लोगों को बता दिया, वीडियो रिकॉर्डिंग होती है। सेक्शन 176 की बात करूं तो इसमें इसमें जो है मजिस्ट्रेट के द्वारा इंक्वायरी की जाती है। इंक्वायरी इन केस ऑफ कुछ डेथ हो जाए या गायब हो जाए, मतलब है ही नहीं उस लोकेलिटी में, तो ये सारे सेक्शन है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 18 की बात करते हैं, 18 क्वेश्चन की बात करते हैं। आर्टिकल 22 से आप लोगों से क्वेश्चन पूछा है, मौलिक अधिकार। आर्टिकल 22 के तहत गिरफ्तार व्यक्ति को कितने घंटों के भीतर मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाना चाहिए। वेरी सिंपल क्वेश्चन है, 24 घंटे के अंदर। 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के अंदर पेश किया जाना चाहिए। और अभी हमने सेक्शन 50 के अंदर ये भी पढ़ा था कि जिस व्यक्ति को अरेस्ट किया जा रहा है, कम से कम उसे इन्फॉर्म किया जाना चाहिए कि भाई तुझे अरेस्ट क्यों किया गया है। ठीक है, ये सब चीजें। चलिए आगे बात करते हैं। 18 के बाद 20 नहीं है, घबराना नहीं है, ये क्वेश्चन नीचे है। इसमें आप लोगों से पूछा है आर्टिकल 356, जिसके ये नेशनल इमरजेंसी जो होती है, इसमें राष्ट्रपति शासन की सिफारिशें किसके द्वारा की जाती हैं, बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा गवर्नर के द्वारा, है ना। स्टेट के अंदर तो गवर्नर ही तो होते हैं भाई। ये रुकता नहीं है, बस रोटेट बंद कर सकते हैं बस हम। चलिए, ये चीजें हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 19। 19वें क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा है कि कौन सा अनुच्छेद अंतर्राज्य व्यापार पर करों को प्रतिबंधित करता है जब तक कि संसद अन्यथा प्रावधान न करे। विच आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट टैक्सेस ऑन इंटरस्टेट ट्रेड अनलेस पार्लियामेंट प्रोवाइड अदरवाइज। यानी कि अगर
आप लोगों से पूछा है कि कौन सा आर्टिकल टैक्स लगाता है इंटरस्टेट ट्रेड पर, अनलेस पार्लियामेंट प्रोवाइड अदरवाइज। बताइए कौन सा आर्टिकल ट्रेड पे लगाता है, ट्रेड पे टैक्सेस लगाता है। तो आर्टिकल 269 होगा, आर्टिकल 286 हो गया, 276 हो गया, 294 होगा। तो सही जवाब आप लोगों का होगा आर्टिकल 286। आर्टिकल 286। अगर आप लोगों से पूछे कि भाई आर्टिकल 286 तो आप लोगों ने पढ़ लिया, आर्टिकल 269 आप लोगों से पूछे तो ये आप लोगों का वो ये यूनियन के द्वारा जो टैक्स लगाया जाता है वो। 276 आप लोगों के व्यापार पे जो लगाया जाता है, प्रोफेशनल टैक्स एक तरीके से। और आर्टिकल जो 294 है वो आप लोगों की प्रॉपर्टी के ऊपर लगाया जाता है टैक्स। ठीक है, तो टैक्स टैक्स दिए जाओ, बस जीवन सुधर जाएगा। आप लोगों से पूछा है कि किस राज्य में सर्वाधिक बार राष्ट्रपति शासन लगा है, तो ये तो बहुत सिंपल है, इसका तो जवाब आप लोग मेरे को कमेंट में बताइएगा। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, आप लोगों ने कई बार पढ़ा होगा, कुछ बच्चों ने बता भी दिया होगा। हाँ भाई, पता है नहीं, बताओ। सबसे ज्यादा बार कहाँ लगा है? उत्तर प्रदेश के अंदर। सही बता रहा हूँ गलत? मणिपुर के अंदर लगा है, मणिपुर के अंदर सज्जनों, मणिपुर के अंदर लगा है। आप लोगों से पूछा कि संसद के दो सत्रों के बीच में अधिकतम अंतर कितना हो सकता है। संसद के दो सत्रों के बीच में मैक्सिमम गैप कितना हो सकता है, तो ये है 6 महीने। 6 महीने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 2 महीने का मिनिमम बीच में साल में होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 23 की बात करते हैं, बीएनएसएस अभी हम पढ़ के आएंगे। आप लोगों से पूछा है कि माइनर ऑफेंस के अंदर कितनी बेल होती है। माइनर ऑफेंस के अंदर, बीएनएसएस के अंदर माइनर जो ऑफेंस होता है उसके अंदर जमानत की सीमा कितनी है? 30 दिन, 60 दिन, या 90 दिन, या 45 दिन? बताइए जी, बीएनएसएस के अंदर कितने दिन की होती है? तो सही जवाब आप लोगों का होगा 60 डेज। अरे भाई इधर आ जा, 60 दिन। ठीक है, लेकिन अगर कोई हीनियस क्राइम आप लोगों ने कर दिया जिसकी सजा 10 साल से ज्यादा है तो उसमें 90 दिन की आप लोगों की जमानत होगी, है ना। लेकिन अगर कोई 10 साल से कम का जिसके अंदर इम्प्रिजनमेंट होगा तो उसके अंदर 60 डेज के अंदर आप लोगों की करवा दे। ठीक है, करना मत भाई ऐसा काम कि सर ने बोला था कि ऐसा कर देंगे तो सर संभाल लेंगे, है ना। मैं तो यही बोलूंगी, दो लगाओ, खींच के लगाओ पीछे से, विंडो पकड़ के। आप लोगों से पूछा है कि किस प्रसिद्ध मामले में मूल संरचना सिद्धांत बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्थापित किया गया था। बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्रिन स्थापित करा गया था। आप लोगों के पास 4 ऑप्शन है, बताइए। केबीसी बोलता हूँ मैं तो इसको, केशव नंद भारती केस, और यही आप लोगों का सही आंसर है। 1973 के अंदर ये सारी चीजें हुई थी और इसमें यही था कि भाई पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूशन में तो कुछ बदलाव कर सकती है लेकिन उसका जो बेसिक स्ट्रक्चर है उसके अंदर भाई कोई चीर फाड़ मत करना, ये चीज़ इसके अंदर बताई गई थी। और बाकी अगर मेनका गांधी केस की बात करें तो ये आप लोगों को प्राइवेसी से संबंधित था। वो प्राइवेसी बोल रहा हूँ, ये आप लोगों को वो पर्सनल लिबर्टी वगैरह से संबंधित था, राइट टू लाइफ से संबंधित था, मतलब उन चीज़ों को और थोड़ा वाइड रोप दिया था मेनका गांधी केस ने। ये 1978 के अंदर था। ठीक है, आगे बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 25, 25th क्वेश्चन आप लोगों से पूछा है। इस क्वेश्चन के अंदर आप लोगों से पूछा है कि ए मोशन मूव टू रिड्यूस द डिमांड फॉर ग्रांट टू 1 रुपए इज नोन एज। अनुदान की मांग को घटाकर 1 रुपए करने के लिए लाए गए प्रस्ताव को क्या कहा जाता है, बताइए। तो सही जवाब आप लोगों का होगा जी पॉलिसी कट। कट मोशन आप लोगों के 3 तरह के होते हैं, तो पॉलिसी कट होता है, अभी डिस्कस नहीं कर रहे, घबराओ मत। पॉलिसी कट होता है, एक आप लोगों का इकोनॉमी कट होता है, एक आप लोगों का टोकन कट होता है। तो 3 तरह के आप लोगों के कट मोशंस होते हैं। ठीक है, और भी है क्या? अच्छा अच्छा अच्छा, यहाँ पे है 19 क्वेश्चन, नीचे तो नहीं है? नहीं जी। आप लोगों से पूछा है कि विच आर्टिकल रेस्ट्रिक्ट टैक्सेस ऑन इंटरस्टेट ट्रेड पार्लियामेंट प्रोवाइड, तो मैंने बताया था आप लोगों को, पार्लियामेंट प्रोवाइड्स अदरवाइज, तो इसका आंसर तो आर्टिकल 286 हो गया। ठीक है, आर्टिकल नंबर 286। तो
यहीं तक था सफ़र हमारा, तुम्हें है अब लौट के जाना। ठीक है। तो ये 25 क्वेश्चन हम लोगों ने कवर करे हैं। आई होप आप लोगों को पूरा मज़ा आया होगा, क्योंकि इसके अंदर वो घिसे पिटे सवाल नहीं है। और मैंने आप लोगों को कुछ चीज़ें फालतू भी बताई, और उन फालतू चीज़ें का इसी में लास्ट में उससे अगले क्वेश्चन के अंदर उसका आप लोगों का रिवीजन भी हो गया होगा। तो इसी तरीके से चीज़ें हम लोग नीचे कवर करते चलेंगे, मतलब आगे कवर करते चलेंगे। और आप कुछ चेंज करवाना चाहते हैं, है ना, कुछ स्लाइड्स वगैरह, मतलब जो भी आप लोगों को करवाना हो मेरे को बता दीजिएगा। क्या टॉपिक बता दीजिएगा कि नेक्स्ट हम लोग किस टॉपिक को कवर करें। लेकिन देखो, बताना बस जीके जीएस का, या तो जीके जीएस का बताना, या आप लोग इंग्लिश सेक्शन का बताना, या हिंदी सेक्शन का बताना, है ना। क्योंकि रीजनिंग और मैथ के लिए रिसोर्सेज चाहिए पूरा। पेन पेपर बोल रहा हूँ, मतलब उसके अंदर ज़्यादा चीज़ें की ज़रूरत होगी। और अभी थोड़ा काम चलाइए इन्हीं चीज़ों में, ठीक है। तो यही था इस वीडियो में। आई होप वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, तो उसको शेयर कर दीजिएगा। बाकी चैनल पर नहीं तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। चलिए जी, धन्यवाद।